आप सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। राजकीय महाविद्यालय करौली में ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन कार्य कराया जा रहा है तथा पीडीएफ के माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अतः सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर के अंतर्गत द्वितीय यूनिट में आज हम मानव प्रजातियों की चर्चा करेंगे कि मानव प्रजातियां किसे कहते हैं, इसका उद्भव और विकास किस तरह हुआ और इसके वर्गीकरण के क्या आधार है, इसकी चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। भूतल पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे जाति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण में मानव एक विशिष्ट जाति है जो बौद्धिक विकास के क्रम में सर्वोपरि है। मानव जाति के उपवर्ग को प्रजाति कहा जाता है, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव वर्गों या प्रजातियों से पृथक करते हैं। यह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग होता है, जिसमें वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है। इन शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का वर्ण, चाल की बनावट, सिर की आकृति, नाक एवं आँखों की बनावट, मुखाकृति आदि प्रमुख है। विभिन्न प्रजातियों में पहचान के स्थायी लक्षण पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके सदस्यों में आगे भी चलते रहते हैं। अतः समान आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर ही विभिन्न मानव प्रजातियों की पहचान की जाती है। प्रजाति अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फॉक्स महोदय ने 1570 में अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया था, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। मानव प्रजाति एक जैविक विचार है जिसका अभिप्राय ऐसे मानव वर्ग से है जो एक नस्ल से संबंधित है और वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। प्रजाति के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार से है, अर्थात प्रजाति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह अनुवांशिक समूह है जो नस्ल, जन्य लक्षण तथा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। हेडन के अनुसार प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। प्रोफेसर वाल्टर डी ला ब्लास के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के बारे में कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार के अनुसार यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, यह एक प्रजाति है। विभिन्न मानव शास्त्रियों द्वारा प्रजाति की दी गई परिभाषाओं के आधार पर
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समान शारीरिक एवं आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार से मानव की विभिन्न प्रजातियों की जब हम चर्चा करते हैं तो वर्तमान समय में बहुत सारी मानव प्रजातियां पाई जाती है, जिसका विकास क्रम क्या रहा और विकास के क्या कारण रहे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मानव प्रजातियों में शारीरिक रचना के बाहरी गुणों के अंतर उत्पन्न करने वाले कई कारण हैं, जिनमें 4 मुख्य कारण हैं, जिनके आधार पर प्रारंभ काल से अब तक विभिन्न प्रजातियों का जन्म हुआ। मानव जिनमें 4 प्रमुख हैं, उनमें नंबर 1 जलवायु परिवर्तन, दूसरा है ग्रंथि रसों के द्वारा परिवर्तन, तीसरा है छाट और जैविक परिवर्तन, चौथा है प्रवास द्वारा प्रजातियों का मिश्रण। मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। मानव प्रजातियों के उद्भव के विषय में मनुष्यों का ज्ञान अभी अधूरा है और विभिन्न मानव शास्त्री एक मत नहीं है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री क्रोबर के अनुसार हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारणों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान अधूरा है। यद्यपि इस समस्या के समाधान में हम पूर्ण सफल नहीं हो पाए हैं, किंतु प्रजाति विकास प्रक्रिया के सामान्य लक्षणों को विभिन्न मानव शक्तियों ने अपने अन्वेषणों और रचनाओं से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संसार के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मानव प्रजातियों के बाहरी शारीरिक लक्षणों में भी पर्याप्त अंतर देखा जाता है। प्रजातीय तत्व पूर्ण स्थिति नहीं है, बल्कि इसमें देश, काल तथा मानवीय कारकों के अनुसार कुछ पीढ़ियों के पश्चात परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रोबर के मतानुसार अंतर प्रजातीय विवाह, प्राकृतिक चयन और प्राकृतिक पर्यावरण ऐसे तथ्य हैं जो प्रजातीय गुणों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। मानव प्रजातियों की शारीरिक रचना के बाहरी लक्षणों के आधार पर ही धीरे धीरे प्रजातियां विकसित होती चली गई। मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है उसको कुछ तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर किया है। उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण के मापदंड के रूप में बाहरी शारीरिक लक्षणों का प्रयोग किया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त प्रमुख आधार इस प्रकार है। जो आधार जो मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए विभिन्न विद्वानों ने माने हैं वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 शरीर का कद, दूसरा सिर या कपाल का आकार, तीसरा बालों की बनावट, चौथा नासिका की आकृति, पांचवा कपालधारिता, छठा रंग या वर्ण, सातवां मुखाकृति और अन्य बहुत से कारण हैं जिनके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार विभिन्न मानव शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री क्रोबर के मतानुसार मानव प्रजातियों का वर्णन करते समय शारीरिक बनावट के केवल 1 या 2 लक्षणों को ही प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार नहीं मानना चाहिए। वास्तविक तथा सरल वर्गीकरण वही हो सकता है जिसमें अधिक से अधिक लक्षणों को आधार माना जाए। तो इस प्रकार से हम जब अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी मानव प्रजातियां हमको देखने को मिलती है। बहुत से मानव शास्त्रियों ने इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। उनमें ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण, क्रोबर का वर्गीकरण, हेडन का वर्गीकरण, चेकोव-क्वासोरोव का वर्गीकरण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें से ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है।
अतः अपने बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, सैनिटाइज से हाथ साफ करें, पानी से हाथों को बार बार धोएं, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखें, जिससे आप और समाज कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सके। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है जागरूक नागरिक होने के नाते कि हम अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोस में रहने वालों को, रिश्तेदारों को कोरोना महामारी से होने वाले नुकसान की जानकारी दें तथा उससे कैसे बचाव हो सकता है उसकी जानकारी हम समाज में पहुंचाएं। धन्यवाद।